Good morning dear students, welcome to my YouTube channel, and the topic that I have selected for today is lac operon. But before discussing lac operon, let us familiarize ourselves by what do we mean when we say the word operon. See, operon is basically a transcriptional unit. एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में कुछ चीज़ें होती हैं. क्या होता है? देयर इज ऑपरेटर जीन, देयर इज प्रोमोटर जीन, एंड देयर आर स्ट्रक्चरल जीन्स. Now, as you are very much aware that the genes are continuously, exon means the transcriptive portion and translative portion, that is the genes are polycistronic in prokaryotes. We must familiarize ourselves from the word polycistronic and the word monocistronic. See, पॉलीसिस्ट्रॉनिक या मोनोसिस्ट्रॉनिक वर्ड क्या है हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे कि लैक ओपेरॉन क्या है और कैसे वर्क करता है. तो जब हम वर्ड बोल रहे हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, सी सिस्ट्रॉन इज द यूनिट, द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. ओके, सो व्हेन देयर इज only one type of protein or enzyme is being manufactured by a transcriptional unit, then it is a monocistronic one. मोनोसिस्ट्रॉनिक में जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इतने लंबे स्ट्रेच का है तो इससे एक पर्टिकुलर टाइप का ही प्रोडक्ट मिलेगा. इससे ये रास्ता एक पर्टिकुलर जीन के फंक्शनिंग का है, उससे एक पर्टिकुलर एंजाइम मिलेगा. बट जब हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक की बात करते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब हैविंग ओनली वन मीनिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. ये मोनोसिस्ट्रॉनिक जो होता है ये यूकैरियोट्स में होता है. मतलब यूकैरियोट्स के जो जीन होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं. जो जेनेटिक मेकअप है हमारा ऐसा है कि एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को अलग अलग एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए या प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव एम्पल ऑफ DNA इनसाइड अस. नाउ लेट अस कम टू द पॉलीसिस्ट्रॉनिक. सी, द प्रोकैरियोट्स, they have less number of, or you can say less amount of DNA, the genetic material के उनके kbs में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं genetic content. in that case उनको जितने भी functions चाहिए होते हैं, मतलब जो essential housekeeping functions होते हैं, जो उनका पूरा genetic code है वो basically उसी में छिपा पड़ा है हर काम के लिए, चाहे वो metabolism हो चाहे किसी भी तरह का expression हो. तो उनके अंदर जो system है, मतलब कम DNA में अमाउंट ऑफ DNA कम है, ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन सारी छुपी है. ऐसे केस में क्या होता है कि वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहलाते हैं. कहने का मतलब कि अगर ये एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है और इस पर राइबोसोम की मशीनरी लगी पड़ी है, अब ये राइबोसोम की मशीनरी जो आगे वाली है ये इस यूनिट को अलग तरह से रीड करके कोई अलग एंजाइम बनाएंगी. ये पीछे जो चल रही राइबोसोम यूनिट है ये इसको अलग तरह से रीड करके ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसक्राइब करके एंजाइम 2 बनाएगी, से एंजाइम 2. इसी यूनिट पर इसके जीन्स भी हैं, इस एंजाइम के लिए भी जीन्स हैं और इसके लिए भी जीन है, और इसी यूनिट पर 3 अलग तरह के एंजाइम्स सिंथेसाइज हो रहे हैं. तो ऐसा कंडीशन जिसमें कि एक ही स्ट्रक्चरल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो होता है वो अलग अलग फ्रेम रीड करा के अलग एंजाइम प्रोडक्ट्स दे सकता है, यानी कि जो जीन्स हैं उसके लिए अलग प्रोमोटर, अलग इंड्यूसर, अलग ऑपरेटर मौजूद है. कई सारे एंजाइम्स के, इतने ही स्ट्रेच में कई सारे एंजाइम्स के इंफॉर्मेशन कोडेड हो सकते हैं. तो ऐसा कंडीशन हम पाते हैं किसमें? प्रोकैरियोट्स में.
और एक चीज और नोट करने लायक है, इसीलिए प्रोकैरियोट्स के जो डीएनए होते हैं उसमें कुछ भी जंक नहीं होता, कुछ भी बेकार नहीं होता, मीनिंगलेस डीएनए नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंट्रॉन्स। आपने एक वर्ड सुना है इंट्रॉन, इंट्रॉन एंड एक्सॉन, ये दो वर्ड आपने सुने होंगे। एक्सॉन आर द कोडिंग सीक्वेंसेस एंड इंट्रॉन आर द इंटरवीनिंग यूजलेस सीक्वेंसेस। यूजलेस इसलिए क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि उसका क्या फंक्शन है। सो इंटरवीनिंग यूजलेस सीक्वेंसेस होते हैं यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। इतना बेसिक मैं अज्यूम कर रही हूं कि आपको पता है कि मोनोसिस्टोनिक होने का क्या मतलब है, पॉलीसिस्टोनिक होने का क्या मतलब है। तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ओपेरॉन का मतलब है एक ऐसा यूनिट जिसमें जो जीन ट्रांसक्राइब होने हैं वो हों, उसके साथ दो और चीजें हों, एक प्रमोटर हो और एक ऑपरेटर हो। ये प्रमोटर और ऑपरेटर के रहने से ही ये जीन, जो नेक्स्ट सेट ऑफ जीन्स है जिनका कुछ प्रोडक्ट निकलेगा, एंजाइम निकलेंगे, प्रोटीन निकलेंगे, वो वर्क तभी कर सकेगा जब इधर से ऑर्डर मिले, इधर से सिंक्रोनिसिटी में, जैसे ऑर्केस्ट्रा में काम होता है ना, वैसे ही सिंक्रोनस इन सब से हो करके इंफॉर्मेशन गुजरता है, तब जाकर स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब करते हैं। तो हम अभी लैक ओपेरॉन को समझने के लिए जो सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है उसका प्रयोग करेंगे। लैक ओपेरॉन जैसा कि नाम है, और भी कई ओपेरॉन्स हैं प्रोकैरियोटिक सिस्टम के, यानी पॉलीसिस्टोनिक सिस्टम के, आपको पता है, जैसे ट्रिप ओपेरॉन है ना। तो अभी हम ट्रिप को नहीं, लैक को डिस्कस करेंगे। The lac operon was elucidated by Jacob and Monod in 1961। जेकब जो थे वो जेनेटिसिस्ट हैं और मोनोड जो हैं वो बायोकेमिकल एनालिसिस बहुत अच्छे से जानते थे, यानी कि बायोकेमिस्ट हैं। और ये दोनों चीज़ होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, और एक्चुअली जो काम हो रहा है वो उस जेनेटिक कोड से रीड होके सर्टेन अमाउंट ऑफ एंजाइम या प्रोटीन बनाने का है। सो ये दोनों का आपस आना संयोग था, लेकिन इससे हमें पता चल पाया कि एक्चुअली कोई ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट किस तरह से काम करता है। तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, विच फोल्ड्स इनटू, जिस भी स्ट्रक्चर में उसको फोल्ड होना है फाइनली, ताकि वो कोड कर सके, ताकि वो मतलब एक्सप्रेस हो सके, तो वो अपना कॉन्फर्मेशन लेता है। खैर वो दूसरी बात है, वो बायोकेमिस्ट्री की बात है। तो डीएनए से एमआरएनए बनना इज व्हाट यू कॉल एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन। Ultimately, the information coded in the DNA in the form of ATGCs, इन सब के फॉर्म में, जो इन 4 लेटर्स के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है, that has to be converted into the amino acid chain polypeptides। यही मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं जीन के एक्सप्रेशन की, मतलब ये जो जीन है, डीएनए का जो सेगमेंट है जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन या एंजाइम को कोड करेगा, हम उसकी बात करें अगर, तो जो डीएनए का स्ट्रेच है, जीन है, उसको एक्सप्रेस होना है इन द फॉर्म ऑफ सम पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इतने पाथवे से होकर गुजरता है। और सिर्फ ये ही नहीं, अगर मान लो प्रोकैरियोटिक सिस्टम है, अभी मैंने मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक का जिक्र क्यों किया था, मैंने इसीलिए किया था क्योंकि दोनों में थोड़ा फर्क है। मोनोसिस्टोनिक वाली जगह पर, यानी यूकैरियोट्स में
थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक में थोड़ा डिफरेंट है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक में कोई कॉन्टिन्यूटी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जबकि मोनोसिस्ट्रॉनिक में पहले डीएनए से एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, और ये टाइम में भी सेपरेटेड है और सेल के अंदर स्पेस कंपार्टमेंटलाइजेशन में भी सेपरेटेड है। जबकि प्रोकैरियोटिक सिस्टम में अगर आप ये डीएनए है, इस पर ये आरएनए है, एमआरएनए जो बना है, और इस एमआरएनए पर से अभी पूरी रीडिंग हुई भी नहीं है, इधर से राइबोसोम लग करके प्रोडक्ट दे सकता है। और आपको पता है कि इसी रीडिंग फ्रेम पर पता नहीं कितने सारे के कोड्स छिपे हों, तो कितना सारा काम साइमल्टेनियसली हो रहा हो, तो ये डिफरेंस है। तो मैं कह रही थी कि लैक ओपेरॉन, यहाँ पर लैक वर्ड जो है वो इंडिकेटिव है लैक्टोज का। जेकब और मोनॉड ने कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे इकोलाई बैक्टीरिया पर, एस्केरिशिया कोलाई। उन्होंने ये नोट किया कि बैक्टीरिया में जो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म है, अभी मैंने कहा ना कि लैक ओपेरॉन का नाम लैक ओपेरॉन इसलिए है क्योंकि ये लैक्टोज के संबंध में है। सो बैक्टीरिया में लैक्टोज का यूटिलाइजेशन, मतलब अगर आपने इकोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज सप्लीमेंट किया, अगर उसके आसपास के मीडियम में अगर लैक्टोज मौजूद है तो क्या होता है, क्या घटनाएं होती हैं, इसको स्टडी करके जेकब और मोनॉड ने एक्सप्लेन किया। उसी को हम लैक्टोज ओपेरॉन या इन शॉर्ट लैक ओपेरॉन कहते हैं। तो अभी हम लैक ओपेरॉन समझेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 3 चीजें होंगी, कम से कम 3 चीजें। क्या? ये एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट मैं ड्रॉ कर रही हूं। Z gene, Y gene, A gene, these are all structural genes of the lac operon. इन्हीं का ट्रांसक्रिप्शन होना है, ठीक है। नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन नहीं होता है, देयर हैज टू बी ऑपरेटर एंड देयर हैज टू बी प्रोमोटर, है ना। ओके, सॉरी, ऑपरेटर जीन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सिर्फ जब हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बात करते हैं तो हम स्ट्रक्चरल जीन रखते हैं, ये ऑपरेटर जीन है, ठीक है, और ये प्रमोटर जीन है, या इसको प्रमोटर मानिए ना, कोई दिक्कत नहीं, प्रमोटर जीन है। दिस इज प्रमोटर जीन, दिस इज ऑपरेटर जीन एंड दोज आर स्ट्रक्चरल जीन। सो जब उन्होंने स्टडी किया कि लैक्टोज अगर इमीडिएट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है इकोलाई के, तो किस तरह से वो लैक्टोज को यूटिलाइज करके अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिराइव करता है, किस तरह से वो लैक्टोज में अवेलेबल ग्लूकोज और गैलेक्टोज को हाइड्रोलाइज करता है। सी एज यू ऑलरेडी नो, लैक्टोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये जो गैलेक्टोज, तो ये जो काम है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में लैक्टोज टूटता है, ये काम इकोलाई बैक्टीरिया जिस एंजाइम के मदद से करता है वो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसिडेज परमीएज ट्रांस एसिटाइलेज। ये 3 एंजाइम की मदद चाहिए ये काम होने में। इस काम को करने में, इसके हाइड्रोलिसिस करने में, हाइड्रोलिसिस,
अगर लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में और अपने एनर्जी मैकेनिज्म एज अ एनर्जी सप्लाई लेनी है ना, अगर इस लैक्टोज नाम के फूड से इकोलाई को एनर्जी सप्लाई लेनी है तो उसको हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और ये काम वो करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज, इन 3 एंजाइम्स की मदद से। अब ये जो एंजाइम्स है ये बेसिकली किसी न किसी जीन के प्रोडक्ट होंगे, तो किसी और जीन के प्रोडक्ट नहीं है बच्चों। ये जो Z है ना, ये Z जीन एक्सप्रेस होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज में, ये Y जीन परमीएज में, और ये A जीन ट्रांस एसिटाइलेज में। समझ में आया? सो दिस शुड नॉट बी पॉइंटेड हियर। हाँ, तो ये 3 का होना जरूरी है अगर लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करना है तो इन जेकब और मोनोड ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो यही देखा कि लैक्टोज एक्ट्स एज इंड्यूसर, लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करता है। एंड दे स्टडीड अ जीन कॉल्ड LAC-I. Now this LAC-I is responsible for synthesizing a repressor protein. एक रिप्रेसर प्रोटीन बनता है LAC-I से। समझ में आया? और ये LAC-I जो है ये इस ओपेरॉन यूनिट से कुछ दूर अपस्ट्रीम मौजूद रहता है। ऐसा इन लोगों की डिस्कवरी थी, ऐसा इन लोगों ने प्रपोज किया कि लैक ओपेरॉन यानी लैक्टोज वाले ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम में एक LAC-I नाम का जीन है जो कि एक रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। वो रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, मान लो कि रिप्रेसर प्रोटीन ऐसा है, देखने में ऐसा है, ठीक है, ये LAC-I की सिंथेसिस है। LAC-I मैंने यहाँ लिखा है ना। सो ये I नाम का जो LAC-I नाम की जो जीन है ये इस सिस्टम मतलब इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अपस्ट्रीम यानी पहले मौजूद होती है, ठीक है। एंड LAC-I सिंथेसाइजेज रिप्रेसर प्रोटीन। नाउ व्हाट दिस रिप्रेसर प्रोटीन डज इज ये यहाँ से मूव करके इस ऑपरेटर को ब्लॉक कर देता है, यानी कि ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है RNA पॉलीमरेज को। अब RNA पॉलीमरेज कहाँ जाएगा बेचारा? अब जब RNA पॉलीमरेज यहाँ ऑपरेटर पे बाइंड करता तभी तो यहाँ से शुरू होता ना ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन होता, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर ही क्या है कि ये LAC-I के द्वारा बनाया गया रिप्रेसर प्रोटीन ये इसको ब्लॉक कर रहा है। सो ये इसको ऑक्यूपाइड रख रहा है। अब देखो लैक ओपेरॉन को हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लैक्टोज इंड्यूस कर सकता है इस सिस्टम को। अब कैसे करेगा? तो अगर इन्वायरमेंट में यानी इमीडिएट इन्वायरमेंट में आपने जो मीडिया सप्लाई किया है इकोलाई को, या इकोलाई जहां है वहां पर लैक्टोज अगर अवेलेबल है तो बैक्टीरिया उसमें से अपनी एनर्जी निकाल सकता है। क्या करेगा वो सिंपल है कि लैक्टोज एज इंड्यूसर वर्क करेगा और ये इंड्यूसर जो है बनाएगा, ये इंड्यूसर जो है ये इंगेज हो जाएगा किसके साथ? लैक्टोज के साथ। मैंने बोला ना लैक्टोज एज इंड्यूसर वर्क करेगा। तो ये I जीन को जो रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा था उसको ये लैक्टोज जो है जाकर के ब्लॉक कर देगा। तो ये यहां जब बिजी हो गया तो अब रिप्रेसर प्रोटीन इसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा। जब लैक्टोज इन्वायरमेंट में मौजूद होगा तो वो रिप्रेसर प्रोटीन का जो जगह है, जो I जो जीन है इसके ऊपर जाकर बैठ जाएगा, इस रास्ते को ब्लॉक कर देगा। अब रिप्रेसर प्रोटीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो जब रिप्रेसर प्रोटीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा तो कौन जाएगा वहां इसको ब्लॉक करने? रिप्रेसर प्रोटीन तो व्यस्त हो गया लैक्टोज के साथ। समझ में आया? तो यहां पर कोई नहीं आएगा ब्लॉक करने के लिए। RNA पॉलीमरेज को खुली छूट रहेगी कि वो आए और यहां पर विराजमान हो जाए। कहां पर? RNA पॉलीमरेज आए और विराजमान हो जाए यहां ऑपरेटर पर, और यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा।
तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, तो ये जेड जीन का प्रोडक्ट मिलेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई का प्रोडक्ट मिलेगा परमिएज जो कि परमिएबिलिटी बढ़ाएगा, लैक्टोज को और अंदर आने का परमिशन देगा, सेल मेम्ब्रेन जो है और परमिएबल हो जाएगा लैक्टोज के लिए। ढेर सारे लैक्टोज अंदर आएंगे तो सब रास्ते को ब्लॉक करेंगे, समझे। और जब ये रास्ता यहाँ ऑक्यूपाइड हो गया, ये यहीं ब्लॉक हो गया, तो ये कौन ऑक्यूपाई करेगा मतलब ऑपरेटर को? कोई नहीं बचा, यहाँ तो इंगेज्ड है, मुठभेड़ हो रहा है लैक्टोज से इसका, तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा और ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। सो लैक्टोज ने इंड्यूस किया ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज व्हाई लैक ओपेरॉन इज एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन। लेकिन अदरवाइज ये इनहिबिटेड रहती है एक्टिविटी। अगर लैक्टोज मौजूद नहीं है तो दिस आई एक्ट्स एज इनहिबिटर, it synthesizes repressor protein and that repressor protein blocks the operator gene and therefore there is no place left for RNA polymerase to bind। तो जब वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा Z का, Y का और A का। जब ये एंजाइम्स ही नहीं मौजूद होंगे तो फिर कोई फंक्शन होगा ही नहीं।